गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग कला और संस्कृति से संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे। और वो किस चीज़ से? तो बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है या बिहार से संबंधित कोई एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। अगर वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा तो लिखने के लिए आएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो उससे संबंधित कुछ तथ्य पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, आज हम लोग जानेंगे मौर्य कला के बारे में। मौर्य कला मतलब कौन? जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके पुत्र बिंदुसार और सम्राट अशोक सबसे महान राजा और अंतिम पिहत्तर थे। तो मौर्य कला के स्वरूप पर प्रकाश डालें तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण करें, क्योंकि यह मगध राज्य से ही संबंधित था। और मगध का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना, और पटना यानी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पटना, यानी कि यह बिहार की राजधानी है। देखिए, भारतीय इतिहास में मौर्य कला को उत्कृष्ट भारतीय कला के प्रारंभ का समय माना जा सकता है। हालांकि इससे पहले हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल में उच्च स्तर की कला एवं वास्तुकला का अस्तित्व था, परंतु पुरातात्विक प्रमाण के रूप में वे वस्तुएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण यानी पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ, जिस कारण से ये कलाकृतियाँ वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। अगर कोई लकड़ी का या मिट्टी का होगा तो उसके उपलब्ध होने की संभावना कम है, लेकिन जो ये पत्थर पर जो रॉक एडिक्ट है, जो आज भी उपस्थित है और भली भांति उसको पढ़ा जा सकता है। उसको पढ़ने वाले कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप, और उसको खोजने वाले तो टिम पेंथलर। आगे बढ़ते हैं। जहां चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक आदि सम्राटों की प्रेरणा से राजकीय कला ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया, वहीं लोक कला एवं मूर्ति कला के दृष्टिकोण से भी यह काल उन्नत रहा है। यानी कि यह काल हर क्षेत्र में विकास की चरम सीमा को प्राप्त किया था। पहले देखेंगे राजकीय अथवा दरबारी कला, यानी कि राजा के आश्रय में जो कला फला फूला, जैसे चंद्रगुप्त कालीन कला। इसमें क्या होगा? राजकीय कला का सर्वोत्तम उदाहरण मगध सम्राट चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हार से प्राप्त किया है, तो राजप्रसाद यानी कि उनका महल। इस सभा भवन से प्राप्त अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सभा अनेक खंभों वाला एक विशाल हॉल था। इस सभा भवन की लंबाई 140 फीट, यानी देख लीजिए इतना लंबा हो रहा होगा 140 फीट, और चौड़ाई मतलब कि 140 फीट लंबा हो गया और चौड़ाई 120 फीट, यानी कि आयताकार था। इस सभा भवन में 84, याद कीजिए 84 पाषाण स्तंभ थे। सम्राट अशोक ने पाषाणों का उपयोग कर इस काष्ठ प्रसाद का विस्तार किया, यानी पत्थर का उपयोग अधिक किया। कौन? तो अशोक ने लकड़ी के स्थान पर पत्थर का उपयोग किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने इस प्रसाद को देव निर्मित महल कहा था। क्या कहा? कि यह आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया होगा, इसको भगवान बनाए होंगे। दूसरा है अशोक कालीन कला, जो मुख्य रूप से पढ़ना रहता है। तो मौर्य काल के सर्वाधिक अवशेष सम्राट अशोक के समय के प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक के समय की कलाकृतियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। याद कीजिए 4 भाग में कौन कौन? पहला स्तंभ, यानी कि स्तंभ इस तरह का, जो अशोक के में स्तंभ में क्या खासियत है? वह सिंगल पाषाण है, यानी एक काष्ठ पत्थर का बनाया गया है, जो नीचे आधार कुछ नहीं है, सिंपल यह जमीन है, इस पर इसको गाड़ खड़ा कर दिया गया है। उसके ऊपर एक कमल को का ऐसे इस तरह का उल्टा कमल को लगा दिया गया है, और कमल के ऊपर क्या है? तो कहीं पर हाथी है, कहीं पर बाघ है। इसी तरह सारनाथ में 4 बाघ हैं, लेकिन एक तरह से देखने पर 3 बाघ का ही सिर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो स्तंभ है मौर्यकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इन स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि जो मिलेगा वही ना माना जाएगा। ये स्तंभ 2 प्रकार के हैं, जिन पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई थी। इस प्रकार के स्तंभ जैसे दिल्ली, मेरठ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको मेरठ से कहाँ ले गया? तो दिल्ली ले जाया गया था। इसी तरह टोपरा मेरठ,
तो इसको टोपरा से दिल्ली ले जाया गया। ऐसा कौन ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिर इलाहाबाद, तो यह इलाहाबाद में नहीं था, यह अलग था, जिसको अकबर ने अपने महल में लगवा दिया था। फिर रामपुरवा बिहार में है। सारनाथ, लुम्बिनी आदि जगहों से प्राप्त अभिलेख जो स्तंभ है जिस पर खुदाई यानी कि राज्यादेश भी अंकित है। दूसरा यानी समान स्तंभ है। इस प्रकार के स्तंभ रामपुरवा, इस पर शीर्ष पर बैल है। बसाठ यानी वैशाली में भी है। कोसरा आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्तूप। स्तूप मतलब कैसा है? इस तरह का स्तूप होता है, यह अर्धवृत्ताकार लेकिन यह उल्टा होगा और इसके चारों तरफ से एक प्रदक्षिणा पथ होगा और यहीं पर जहाँ तक इसमें गेट लगा देंगे उसको क्या कहा जाएगा? तोरण द्वार, तोरण कहा जाता है। और जो स्तूप होता है इसके ऊपर इस तरह का एक अमलका होता है जिसके ऊपर एक छतरी टाइप का होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो स्पेशल से पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ देखिए, ये स्तूप ईंट अथवा प्रशस्तर यानी कि पत्थर के ठोस गुंबद होते हैं, लेकिन गुंबद गोल न होता है, यह अर्ध गोलाकार होगा। इसका निर्माण बौद्ध एवं जैन धर्म के लोग किसी पवित्र स्थान पर स्मारक स्वरूप करते थे। परंपरा क्या है कि जैसे कि कोई बहुत बड़े, जैसे भगवान बुद्ध या जो उन जैसे कि सांची का स्तूप है वह भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है, वह उनके शिष्य आनंद से संबंधित हैं। मतलब क्या है स्तूप में? स्तूप में अगर कोई जो भगवान बुद्ध ही मर गए तो क्या हुआ? इनकी मृत्यु के पश्चात इनके अवशेष को पूरे देश में 8 जगह उनके नाम पर 8 स्तूप बनाए गए थे। और उस स्तूप के अंदर क्या होता है? एक पेटी रखा होता है, पेटी में जो जिनके नाम से स्तूप बनाया गया है, जिनके में आस्था प्रकट करने के लिए उनसे संबंधित जैसे उनके केस, उनके दांत, उनके अस्थियाँ आदि रखे जाते थे। परंपरा के अनुसार क्या लिखा गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। पाषाण वेदिका और सांची का स्तूप किसने? तो अशोक ने निर्माण करवाया था। आगे देखिए, पाषाण वेदिका यानी पत्थर का बना देंगे वेदिका। वेदिका मतलब क्या? इस तरह का कुछ होगा, महल टाइप का या जो बैठने की जगह होगी। मध्यकालीन स्तूप बिहार वेदिकाओं से घिरे होते थे, यानी कि स्तूप देखिए यहाँ पर, यह स्तूप हो गया। स्तूप के चारों तरफ एक क्या हो गया? तो प्रदक्षिणा पद है और उसके नीचे वेदिका, यानी कि मान लेते हैं इसमें सीढ़ी बना दिया गया चारों ओर, इसको वेदिका कहा जाएगा। वेदिकाओं से घिरे होते थे। इनमें से कुछ के भग्नावशेष मिलते हैं। पाटलिपुत्र की खुदाई में 3 वेदिकाओं के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जो चमकीली पॉलिश के कारण मौर्यकालीन माने जाते हैं। गुहा विहार यानी रॉक केव्स, मतलब कि पहले पहाड़ रहा होगा, पहाड़ को काट कर इसमें अंदर गुफा बना दिया गया। ये देखिए, गुहा विहार। सम्राट अशोक ने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए थे। इन गुफाओं का एक समूह गया से 25 किलोमीटर दूर उत्तर में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी कहाँ से? जहानाबाद से प्राप्त होता है। और दशरथकालीन कला, ये अशोक का पोता था, इसके भी कुछ अवशेष मिलते हैं, यानी ये भी महान रहे होंगे। अशोक के पुत्र, यहाँ पुत्र लिए, पुत्र नहीं था दशरथ, पौत्र था। पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गोपिका गुफा का निर्माण किया था। कौन सा? गोपिका गुफा का निर्माण किया और आजीविकों के रहने के लिए करवाया था। कौन? तो गोपिका गुफा। किससे संबंधित है? तो दशरथ से। और अशोक से संबंधित तो नागार्जुनी पहाड़ी में जो बराबर की गुफा में जो रॉक आर्ट हैं वो सब अशोक से संबंधित हैं। इसी समय निर्मित लोमेश ऋषि की गुफा जहानाबाद में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। लोक कला एवं मूर्ति कला, वो तो राजकीय कला था, और दूसरा देखते हैं लोक कला एवं मूर्ति कला। मौर्य काल में राजकीय दरबार से बाहर जनसाधारण के द्वारा कला का अद्भुत विकास हुआ, जिसे लोक कला कहा गया। मूर्ति कला का श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के प्रमाण हैं। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, तो यक्षी की मूर्ति मौर्य कला का अद्भुत उदाहरण है, जिसे दीदारगंज यक्षी नाम दिया गया है। पटना के लोहानीपुर से 2 पुरुषों के नग्न शरीर की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। बुलंदी बाग से एक नारी मूर्ति प्राप्त हुई है जो खड़ी पूर्ण आकार में है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है। आगे देखिए, मौर्यकालीन मूर्तियों में पत्थर व मिट्टी की मूर्ति तो मिली है, लेकिन धातु की कोई मूर्ति नहीं मिल पाई है। क्यों? तो मौर्य कला में। और हड़प्पा में क्या था? तो कांसे की एक नग्न जो डांसिंग गर्ल है उसका मूर्ति यानी कि
हाँ सही है, उसका मूर्ति मिला था। मौर्यकालीन मृण मूर्तियों यानी मिट्टी के मूर्तियों के विषय पशु पक्षी खिलौना मानव आदि हैं, अर्थात ये गैर धार्मिक मृण मूर्तियां हैं। इस प्रकार मौर्यकालीन कला का उद्देश्य क्या था, तो वह सेकुलर रहा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्यकालीन कला विविध आयामों में परिपूर्ण थी तथा अपनी कल्पना शक्ति, शिल्प, वैज्ञानिक विधि एवं रचनाशीलता में काफ़ी समृद्ध थी। मौर्यकालीन कला का प्रभाव बिहार पर व्यापक रूप से पड़ा है। मौर्यकालीन कला की उत्पत्ति बिहार में ही हुई और धीरे धीरे अशोक के काल में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों तक यह फैल गया था। मौर्यकालीन कला व संस्कृति से बिहार उस समय शिक्षा व कला के केंद्र के रूप में विकसित था। मौर्यकालीन कला प्राचीन बिहार कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से व्यापक समृद्धि का सूचक रहा है। जब मौर्य ही विकसित, सबसे भारत के जो महान कोई सम्राट है तो अशोक है, और अशोक का संबंध किससे, तो मौर्य काल से। और मौर्य काल में जो कला उत्पत्ति, जिस कला की उत्पत्ति होगी तो वह कला भी तो महान ही हो जाएगा। मौर्यकालीन कला व प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण ही बिहार काफ़ी समय तक भारतवर्ष यानी मगध काफ़ी समय तक भारतवर्ष का राजनीतिक केंद्र बना रहा। अर्थात कहा जा सकता है कि मौर्य काल क्या था, तो बिहार का स्वर्ण काल था। क्लियर। तो हम लोग मौर्य जो काल के कला के बारे में समझ लिए। अगली बार एक किसी नए इसी तरह के जो कला के बारे में लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।